नमस्कार विद्यार्थियों। थार क्लासेज के तत्वाधान में आपका स्वागत है। थार क्लासेज लूनकरण सर के तत्वाधान में मैं केवल शर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 के लिए कोर्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए आयोजित कर रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। कक्षा 12 अनिवार्य अंग्रेजी विषय में दो किताबें आपके लगती है। एक किताब का नाम है फ्लेमिंगो और दूसरी किताब का नाम है ट्विस्टास। आपकी स्क्रीन पे सामने जो चित्र नजर आ रहा है आपको पता चल गया होगा, ये एक बर्ड है, पक्षी है। फ्लेमिंगो जो पक्षी है वो उसका चित्र है और फ्लेमिंगो ये इस बुक का नाम है फ्लेमिंगो। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि फ्लेमिंगो जो है वो एक पक्षी है और उस फ्लेमिंगो बुक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये ज्यादातर जो पक्षी है, ये बर्ड फ्लेमिंगो जो बर्ड है वो पानी वाले क्षेत्रों के आसपास पाया जाता है और लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। खैर, ये तो एक अलग बात रही। तो फ्लेमिंगो बुक के लेसन्स की शुरुआत हम करेंगे जो आपके सिलेबस में है और उसके लेसन्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं लेसन शुरू कर देता हूं, निकाल देता हूं। आपका जो पहला लेसन है इस किताब का, उस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। अपने आप में ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि जो फर्स्ट लेसन है उसके टाइटल का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो आपके सामने अभी उसकी इंट्रोडक्टरी हम बात करेंगे कि भाई उसमें क्या क्या है। बुक है फ्लेमिंगो द लास्ट लेसन। इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, इंट्रोडक्टरी यानी जो परिचयात्मक टिप्पणी है कि भाई लेसन किस बारे में है, क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो ये लेसन हमें ले जाता है 1871 में, 1870-71 की दुनिया में ले जाता है हमें। और दो जिले हैं फ्रांस के, दो कंट्री आपको देखने होंगे। एक कंट्री का नाम है फ्रांस और एक कंट्री का नाम है वैसे पर्सिया है, लेकिन जो है जर्मनी नाम से आप ज्यादा जानते हैं। पर्सिया जर्मनी का पुराना नाम है। तो जर्मनी और फ्रांस का, पर्सिया और फ्रांस का 1870-71 में युद्ध हुआ था। फ्रेंको पर्सियन वॉर के नाम से इसे जाना जाता है। और उस युद्ध में, उस वॉर में फ्रांस के दो जिले अल्सेक और लोरेन, ये जो दो जिले थे, टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस नेमली अल्सेक एंड लोरेन वर पास्ड इनटू जर्मन हैंड्स इन फ्रेंको पर्शियन वॉर इन 1871। फ्रांस के दो जिले अल्सेक और लोरेन, जो दो जिले हैं, वो दो जिले जर्मनी के हाथों में पड़ गए, पर्सिया के हाथों में पड़ गए। पर्सिया का उस पर कब्जा हो गया। और उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इस बारे में ये है। तो हुआ क्या, वहां पर जो दो जिले हैं फ्रांस के, उन पर जर्मनी का जब कब्जा हो गया, पर्सिया पुराना नाम जब कब्जा हो गया, तो वहां पर उन दो जिलों में जो बड़े प्रभाव पड़े वो अलग बात है। युद्ध के अपने बड़े प्रभाव होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन स्कूली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, एक छोटी सी स्कूल का दृश्य है और छोटी सी स्कूल की कहानी है। और उन दो जिलों में बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, वहां से एक ऑर्डर आता है। और बर्लिन से ऑर्डर आने पर हुआ क्या कि दो जिलों में जर्मन लैंग्वेज जो थी वो इंपोज कर दी गई, यानी थोप दी गई कि भाई उन दो जिलों की वैसे भाषा जो थी वो फ्रेंच थी, तो वहां पर फ्रेंच भाषा को बंद कर दिया गया और ये आदेश आ गया कि अब यहां पर जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा ही बोली जाएगी और फ्रेंच भाषा का कोई काम यहां पर नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता देखो,
German language was imposed on French-speaking Alsace and Lorraine by an order from Berlin. जर्मन लैंग्वेज इंपोज कर दी गई फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच बोलने वाले अल्सेक और लोरेन जो जिले हैं, ये दो जिले आपको याद रखने। और बेसिक थीम इस लेसन की क्या है, मुख्य जो थीम है वो इस लेसन की, द बेसिक थीम ऑफ दिस लेसन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। महत्वपूर्ण बात यह है इस लेसन की थीम यानी विषय वस्तु है क्या, ये किस बारे में है, मूल बात ये क्या बताता है। मूल बात यह है कि भाषा का कितना महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, स्पेशली मदर टंग, और भाषा में भी मातृभाषा का, मदर टंग का कितना रोल होता है। हमारी जो मदर टंग है वो अपने आप को कितनी प्रिय होती है हम सब जानते हैं, और उसका कितना रोल है, कितना जो है वो इंपॉर्टेंस है। और साथ में ये नेशनल प्राइड की भी बात करता है, एक राष्ट्रीय गौरव, हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति होती है। जिस देश का वो निवासी है, हम भारतीय हैं तो भारतीय नागरिक के रूप में हम इंडियन होने पर गर्व की अनुभूति करते हैं। ठीक उसी तरीके से अल्सेक और लोरेन के लोग भी अपने आप को फ्रेंच होने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। तो नेशनल प्राइड और ये मदर टंग के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। लिंग्विस्टिक यूनिटी, बात दरअसल ये है कि भाषाई एकता, लिंग्विस्टिक यूनिटी यानी भाषाई एकता जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब भाषाई एकता लोगों को कनेक्ट करती है, लैंग्वेज जो है वो कनेक्ट करती है। हम कई बार कहते हैं कि धर्म के नाम पर लोग कनेक्ट होते हैं, या जाति के नाम पर कनेक्ट होते हैं, या किसी और चीज के नाम पर कनेक्ट होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा जो मजबूत चीज है अगर कनेक्ट करने वाली, लैंग्वेज कनेक्ट्स, यूनाइट्स, एक करती है द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों को लैंग्वेज कनेक्ट करती है, जोड़ती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, किसी भी धर्म, जाति या समूह के क्यों ना हो, लेकिन अगर भाषा एक है तो भाषा जोड़ती है। तो लैंग्वेज की यहां पर बात है। और साथ में महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल जो भी प्रभाव रहे होंगे इस युद्ध के, एक युद्ध के कोई भी जो भी प्रभाव होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, यानी राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभाव एक युद्ध के बिटवीन टू नेशंस, दो राष्ट्रों के बीच में, जो युद्ध होता है, और उस युद्ध के पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल अलग प्रभाव है, वो बड़े लेवल के प्रभाव है, उनको छोड़ दीजिए एक बार, हैव देयर ओन वैल्यू, उनकी अपना महत्व है। बात यहां पर ये नहीं है युद्ध के, लेट देम असाइड, उनको एक बार छोड़ दीजिए। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंपोजिंग जर्मन लैंग्वेज, इंपैक्ट यानी क्या प्रभाव पड़ा जर्मन लैंग्वेज को लादने का, थोपने का फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, जो अल्सेक और लोरेन है उस पर फ्रेंच लैंग्वेज को लादने का क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम समझते हैं। तो आइए इस कहानी को अपन पढ़ते हैं। लेट्स रीड द स्टोरी। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इसके टेक्स्ट की बात करते हैं। लेसन आपके सामने खोल देते हैं, पूरा का पूरा जो आपकी किताब में जैसा का जैसा लेसन है वो सेम लेसन आपके सामने खुल जाएगा। और अब इस लेसन को हम विधिवत शुरू कर रहे हैं। ये लेसन आपके सामने खुल गया है, ये बुक की विषय सूची है और ये है फ्लेमिंगो, द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय नहीं है, पहला अध्याय है, लेकिन पहला अध्याय ही अंतिम अध्याय टाइटल के रूप में शीर्षक है। इसका जो टाइटल है वो है द लास्ट लेसन। तो ये शुरू कर देते हैं। बोर्ड को थोड़ा सा यूज लेने का अभ्यास कम है, धीरे धीरे इसकी आदत भी पड़ जाएगी। देखो, इसको समझने के लिए पहले अपन थोड़ा सा इसकी अबाउट द ऑथर की बात कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। इसको समझाने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण भी हम लेंगे। मेरे हिसाब से आप देख पा रहे होंगे। इसका थोड़ा सा अपन बड़ा और करें, हो नहीं रहा है, हो रहा है। द लास्ट लेसन, एक एक लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से अपन समझेंगे इसको, प्रत्येक चीज पर प्रकाश डालेंगे, वर्ड मीनिंग्स पर विशेष गौर करेंगे और उच्चारण पे भी गौर करेंगे और क्या क्या चीजें इस पाठ में से पूछी जा सकती है। अब शुरुआत में है
द लास्ट लेसन यानी अंतिम अध्याय या अंतिम पाठ आप समझ गए। और शुरुआत में है अबाउट दी ऑथर। ऑथर होता है लेखक, ठीक है, राइटर जिसको अपन कहें। तो इस लेसन के इस पाठ के जो राइटर हैं वो है अल्फोंसी डोडिट। अल्फोंसी डोडिट 1897 ये इनका कार्यकाल रहा। ये कौन थे? वो थे फ्रेंच नॉवलिस्ट। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। उपन्यासकार, नोवेल राइटर, जो नोवेल लिखता है। नोवेल का मतलब उपन्यास होता है, और नोवेल राइटर जो नोवेल लिखने वाला होता है उसको नॉवलिस्ट कहते हैं। तो ये नॉवलिस्ट भी रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां भी लिखी है इन्होंने, लघु कथाएं जिनको कहते हैं। और द लास्ट लेसन, अब कोई भी लेसन को समझने के लिए हमें उन दिनों में जाना पड़ेगा कि वो बात कब की कर रहा है, तो अपन अच्छे से उसको समझ पाएंगे, अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, अपने आप को जोड़ पाएंगे। बात हो रही है 1870 1871। द लास्ट लेसन इज सेट यानी मतलब स्टेट है, स्थापित है, ले जाता है हमें इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वॉर 1870-1871। 1870-71 का फ्रेंको पर्सियन वॉर, ये एक इतिहास में, विश्व इतिहास में अपना महत्व रखता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। जिसके अंदर फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस की डिफीटेड यानी हार हुई, पराजित हो गया फ्रांस। फ्रांस पराजित हो गया। फ्रांस वॉज डिफीटेड पैसिव वॉइस है वो, यहां पर हार गया फ्रांस। किसके द्वारा? पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क। लेड बाई का मतलब है नेतृत्व किसका किया था? नेतृत्व यानी किसके नेतृत्व में जो है वो फ्रांस की हार हुई। मतलब फ्रांस का नेतृत्व नहीं, जर्मनी का नेतृत्व या पर्सिया का नेतृत्व है। बिस्मार्क एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पात्र है, इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है बिस्मार्क का। जर्मनी के चांसलर रहे हैं और जर्मनी के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। विश्व इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आगे चलकर, तो पर्सिया जर्मनी का ही पुराना नाम है, लेकिन आज की जर्मनी और उस समय की जर्मनी यानी पर्सिया में थोड़ा अंतर था। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ यानी समाहित था। पर्सिया में तब समाहित था what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। जर्मनी तो था ही, पोलैंड और अभी जो ऑस्ट्रिया है उनके कुछ भाग भी थे। ये इतिहास का विषय है। इन दिस स्टोरी, ये महत्वपूर्ण बात है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांस के दो जिले अल्सेक और लोरेन, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। वो हैव पास्ड यानी पड़ गए, हाथों में आ गए, पर्शिया के हाथों में आ गए। हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, पर्शिया के हाथों में आ गए फ्रांस के दो जिले अल्सेक और लोरेन। आगे मानचित्र आएगा, हम उसमें देख भी लेंगे मैप में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, ये कहानी पढ़िए और पता लगाइए। फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए भी कहानी पढ़िए, ठीक है, कि व्हाट इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ा, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। फ्रांस के दो जिले जो अल्सेक और लोरेन जर्मनी के हैंड्स में चले गए, जर्मनी का कब्जा हो गया, उसका स्कूली जीवन, वहां की एक स्कूल की जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताया जा रहा है। छोटी सी कल्पना आप करिए कि भाई हम जहां भी रहते हैं, जिन भी जिलों में हम रहते हैं, अगर वो जिले किसी विदेशी कंट्री के कब्जे में आ जाए, अगर उन पर मान लो, कल काल्पनिक बात है, मान लो किसी भी कंट्री का उस पर कब्जा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, पर एक बात को समझने के लिए, और अगर हम पर हमारी जो मातृभाषा है वो छोड़ दी जाए, वो कह दिया जाए कि भाई आपको मातृभाषा तो बोलनी नहीं है, पढ़नी नहीं है, सब कुछ मातृभाषा आज से बंद है, और आपके ऊपर कोई विदेशी भाषा थोप दी जाए, तो हमारी क्या स्थिति होगी, हम कैसा महसूस करेंगे। वैसा ही कुछ इस लेसन में बताया गया है कि भाई फ्रांस के दो जिले हैं अल्सेक और लोरेन, उनके ऊपर जर्मन भाषा थोप दी गई है, ठीक है। तो राइटर, ऑथर और नरेटर में आप फर्क समझ ले। ऑथर कौन है इस पार्ट के, इस लेसन के? अल्फोंसे डोडिट। और ऑथर और राइटर एक ही बात है लगभग, लेकिन नरेटर जो है, नरेटर
नरेटर का मतलब होता है वर्णन करता, वर्णन करता। अब नरेटर कई बार स्टोरी का दूसरा हो सकता है, राइटर तो अल्फा से डॉटेड है, लेकिन लेखक जो है वो अपनी उस राइटिंग की विधा में, राइटिंग में एक कोई पात्र का निर्माण करता है। कहानी कौन बता रहा है भाई, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, वही इसका नरेटर है। तो इसका नरेटर जो है वो फ्रेंच है, और फ्रेंच नाम का एक लड़का है, ठीक है, समझेंगे। फ्रेंच नाम का एक लड़का जो कहानी को बता रहा है, ठीक है, इसको आपको समझने के लिए फ्रेंच नाम का एक छोटा लड़का है, स्कूल जाने वाला लड़का है, वो इस कहानी को बता रहा है कि किस प्रकार से हमारा वो लास्ट लेसन हुआ था उस दिन, क्योंकि उसके बाद फ्रेंच का लेसन नहीं हुआ, क्योंकि जर्मन भाषा जो है वो थोप दी गई थी। तो ये सीधी सी स्टोरी में आ जाते हैं अपन। कैसे है देखो, I started for school very late that morning. I started, I मतलब कौन, I का मतलब है यहां फ्रेंच, फ्रेंच बता रहा है, फ्रेंच कह रहा है I started for school very late that morning. उस दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था। इसे कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है स्कूल में, क्या कोई ऑर्डर वगैरह आया क्या, वो तो हमने बैकग्राउंड समझने के लिए पहले जान लिया। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. उस दिन स्कूल के लिए मैं लेट हुआ, आमतौर पे हो जाता है, विद्यार्थी स्टूडेंट लेट भी हो जाते हैं कई बार, अमूमन आप हो ही जाते हो। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. और मुझे इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मुझे बड़ा डर था, ड्रेड का मतलब डर, मुझे बड़ा डर था ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग यानी डांट पड़ने का। स्कूल के लिए लेट है तो स्वाभाविक रूप है कि आप जाएंगे स्कूल, पहुंचेंगे तो डांट पड़ेगी, स्कोल्डिंग पड़ेगी, स्कोल्डिंग मिलेगी आपको। तो आई वॉज इन मतलब ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग पड़ने का बड़ा डर था। और एक तो लेट था, स्कोल्डिंग का क्या कारण था, डांट पड़ने का क्या कारण हो सकता था, वो बताता है कि एक तो मैं लेट था, दूसरा स्पेशली विशेष रूप से, ये यहां पर टीचर है इनका, विशेष रूप से बिकॉज एम हैमल, ये टीचर है, ये मुख्य पात्र है इस कहानी में। इस स्टोरी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, फ्रेंच और एम हैमल, ठीक है। तो एम हैमल कौन है, टीचर, याद रखें, दो पात्र फ्रेंच और एम हैमल। एम हैमल उनके टीचर का नाम है। अब टीचर कैसे हैं वो कहानी में पता चलेगा आपको। तो एक तो लेट था बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमें प्रश्न पूछेंगे। एम हैमल ने कह रखा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमें प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स। एम हैमल ने पहले दिन काम दिया था, जैसे आमतौर पे आपको हम देते हैं कि भाई कल पार्टिसिपल के ऊपर जो है वो अपनी तैयारी करके आना, पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल जो है वो ग्रामर का एक टॉपिक होता है, व्याकरण का। पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक है, ठीक है। वोकैबुलरी में थोड़ा और बता देंगे, अंग्रेजी ग्रामर में भी होता है, लेकिन यहां पर फ्रेंच भाषा की बात है तो फ्रेंच का भी पार्टिसिपल एक टॉपिक होता है। तो उन्होंने कह रखा था कि पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो क्या कहता है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, मैं तो उनका पहला अक्षर भी नहीं जानता था, मुझे तो पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं याद था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेट हो गए हैं, पार्टिसिपल पर एम एम एल प्रश्न पूछने वाले हैं, मुझे उसका पहला भी अक्षर याद नहीं है, फ्रेंच कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन स्कूल जाने की सोचेगा, जी करेगा, मन करेगा कि छोड़ो यार, रहने दो, स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं बाहर ही मस्ती मारते हैं, शाम को घर चले जाएंगे।
आमतौर पे सोचता है, तो ये भी इसने भी सोचा। फॉर ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भागने की सोची। एंड स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग यानी बिताना, द डे आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स मतलब स्कूल के डोर से बाहर दिन बिताने की सोच। मैंने सोचा कि पार्टिसिपल के रूल याद है नहीं, एमएमएल ने पार्टिसिपल का काम दे रखा है, वो क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, इसलिए दिन छोड़ो यार, स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं बाहर क्यों। दो कारण तो ये हो गए, और दूसरे बाकी क्यों, स्कूल आप लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग होता है ना, ये स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है, अटेंटिव होना पड़ता है, पढ़ाई से जुड़ना पड़ता है, तो बाहर क्या था, इट वॉज सो वार्म। अब सर्दी का मौसम है, ये सर्दी के मौसम के अंदर कमरे में जाएंगे, स्कूल के ठंडे कमरे, ठंड लग रही है, लेकिन बाहर कितना वार्म है, कितना गर्म मौसम है, कितना चमकीला है, सो ब्राइट है। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर, एज यानी किनारा, और वुड्स यानी जंगल, या वुड्स भी बोलते हैं, जंगल, जंगल के किनारे पर पक्षी चॉपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। अब फॉरेस्ट के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स चॉपिंग कर रहे हैं, और एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले फील्ड में, मैदान में, खेतों में, बैक ऑफ द शो मिल, शो मिल, शो मिल होती है आरा मशीन, शो मिल, आरा मशीन, आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, क्योंकि युद्ध चल रहा था और हो ही गए हैं अल्सेक और लोरेंतो पर्सिया के कब्जे में, कैप्चर कर ही लिया है उनको, तो वहां पर पर्सिया के सैनिक भी आए हुए थे, फौजी आए हुए थे, सोल्जर्स, वो ड्रिल कर रहे थे, है ना। द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सिया के सोल्जर्स जो थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीजें टेम्पटिंग लग रही थी, लुभावनी लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, लुभावनी, आकर्षक, जी ललचाने वाली। जी ललचा रहा था कि स्कूल रहने देते हैं और बाहर दिन बिताते हैं, किसकी बजाय, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में आपके पास दो विकल्प है कि आपको पार्टिसिपल के रूल सुनाने हैं, स्कूल के क्लास के अंदर टाइम बिताना है, और आपके अंदर एक है कि भाई बाहर जो ब्राइट डे है, वार्म वार्म जो वेदर है, और सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, जर्मन या पर्सियन, और सॉमिल के पीछे, और बर्ड्स जो है वो चहचहा रहे हैं, तो कौन स्कूल जाना चाहेगा। मन किया कि मैं जो है दिन बाहर बिताऊं, मस्ती मारूं, आनंद लूं, लेकिन ये मन में ही आया। फ्रेंड्स, ऐसा लड़का था नहीं, मन में कई बार आता है, कई चीजें मन में आती है, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को, नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या किया उसने, देखो लेकिन क्या बताता है, देखो, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी। ये जो ख्याल आ रहे थे ना, स्ट्रेंथ यानी ताकत, रिजिस्ट यानी नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये जो विचार आ रहे थे कि मैं दिन बाहर बिताऊं, मस्ती मारूं, इन विचारों पर कंट्रोल करने की मेरे अंदर, रेजिस्ट करने की ताकत थी, इसलिए मैंने इनको कंट्रोल कर लिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज गति से, हरीड ऑफ यानी जल्दी से, भाग गया, दौड़ गया, जल्दी जल्दी चला गया, किसकी तरफ, स्कूल की तरफ, कि यार स्कूल लेट हो गए हैं और चलते हैं वापस, जल्दी चलते हैं, ठीक है। तो ये जा रहा था दौड़ता हुआ, व्हेन आई पास्ट द टाउन हॉल, अब जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल क्या होता है, टाउन हॉल होता है गांव में, जो हमारे यहां भी होते हैं, जो पब्लिक जो भवन होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग छोटी मोटी, तो टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन, ठीक है। तो जब मैं पास्ट यानी गुजरा टाउन हॉल से, देयर वॉज ए क्राउड, वहां पर भीड़ थी टाउन हॉल में, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने,
किसके सामने? द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड है सूचना पट, सूचना लगाने का बोर्ड। बुलेटिन एक सूचना को कहते हैं, छोटी सूचना वाले समाचारों को भी बुलेटिन कहा जाता है, हम पढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन। तो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जैसे अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड वगैरह नहीं लगा होता, जहां पे कोई सार्वजनिक सूचना होती है तो वो चिपका देते हैं और पढ़ लेते हैं। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, पुराने जमाने में सूचनाएं पहुंचाने का यही माध्यम होता था। तो वहां गांव में टाउन हॉल था, और टाउन हॉल के अंदर बुलेटिन बोर्ड था, और बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी, भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। इसका मतलब ये था कि बुलेटिन बोर्ड पर कोई जो है वो इंफॉर्मेशन, कोई नोटिस, कोई सूचना लगाई गई थी। अब पता नहीं क्या सूचना थी, वो बाद में आएगा, तो पढ़ते हैं अपन। बुलेटिन बोर्ड वो बताता है फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, क्योंकि ये चल रही थी ये लड़ाइयां वगैरह, युद्ध का माहौल था। ऑल आर बैड न्यूज, हमारे सारे बुरे समाचार पिछले 2 सालों से हमें जो मिलते थे वो हैड कम फ्रॉम देयर, वो इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही आते थे। कोई भी समाचार आता बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया जाता था। अब क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, बुलेटिन बोर्ड से किस प्रकार के समाचार मिलते थे? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार, बैटल यानी युद्ध, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट वैसे किसी प्लान को कहते हैं, नक्शे वगैरह को कहते हैं, लेकिन यहां इसका अर्थ थोड़ा दूसरा है। दी ड्राफ्ट का मतलब है सेना में भर्ती होने का आदेश। कई बार क्या होता है, युद्ध के जब दिन होते हैं और रक्षा संकट जब होता है, युद्ध चल रहा होता है, तो सरकारें क्या करती है, बाध्य करती है, मजबूर करती है, ऑर्डर निकालती है कि भाई आपको युद्ध चल रहा है, सैनिकों की जरूरत है और आपको सेना में भर्ती होना पड़ेगा। तो ड्राफ्ट का मतलब सेना में भर्ती होने का आदेश। क्या क्या समाचार आते थे बुलेटिन बोर्ड से? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों का समाचार। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने का आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है? सेना का अधिकारी, जो उस एरिया में सेना को कमांड करता है, सेना को आदेश वगैरह देता है, सेना को कंट्रोल करता है, अधिकारी सेना का। दी ऑर्डर्स ऑफ दी कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। इस प्रकार के आदेश, इस प्रकार की सूचनाएं बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आती थी, और इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी, भीड़ थी, वो भागता हुआ स्कूल के लिए जा रहा था और स्कूल के लिए लेट था, उसके पास समय नहीं था कि वो वहां पर रुक कर देखें कि भाई वहां लोग क्यों इकट्ठा है। तो वो कहता है आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, रुकने का तो समय नहीं था ना, विदाउट स्टॉपिंग आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात है, आज क्यों लोग इकट्ठा हैं, क्या हुआ होगा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, पता नहीं क्या मैटर होगा। ये सोचा जरूर, पर वो कहता है कि मैं रुका नहीं और मैं दौड़ता चला गया। Then as I hurried by, as fast as I could go, as fast as I could go, जितना फास्ट मैं जा सकता था, जितना तेजी से मैं जा सकता था, उतना तेजी से मैं hurried by यानी जल्दी से, मतलब जल्दी से दौड़ा, जल्दी से चला, जल्दी से दौड़ा, जल्दी से चला। as fast as I could go, जितना तेज मैं दौड़ सकता था, जितना जल्दी में, मतलब जितना तेज में जा सकता था। दी ब्लैक स्मिथ, तो वहां लोग थे, उसमें लोग जो खड़े थे ना वो टाउन हॉल में, उसमें बुलेटिन बोर्ड के सामने, उसमें एक था जो है वो वॉक्टर, ब्लैक स्मिथ था, एक वॉक्टर, हु वाज देयर, वॉक्टर था वहां पर, ब्लैक स्मिथ आप जानते हैं, लोहे का काम करने वाला। वहां जो लोग थे, लोहे का काम करने वाला, वहां जो लोग थे उनमें एक व्यक्ति कौन था? ब्लैक स्मिथ था, वॉक्टर प्रॉपर नाउन है, इसके उच्चारण अलग तरीके से भी हो सकते हैं। Who was there with his apprentice, और उसके साथ था उसका क्या बोले, प्रशिक्षु। अप्रेंटिस का मतलब जो व्यक्ति अभी काम सीख रहा है, किसी के अधीन, किसी के यहां अंडर में, मान लो कोई हेड मिस्त्री है और उसके पास कोई लड़का काम सीख रहा है, तो उसको अप्रेंटिस बोलेंगे। तो
अपने अप्रेंटिस के साथ, शागिर्द भी कहते हैं इसको, शागिर्द, ठीक है, काम सीखने वाला। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था। कौन? ब्लैक स्मिथ, वॉकर। वो उसने देखा, वो बुलेटिन बोर्ड में उसकी नजर थी और उसने देखा कि मैं फ्रेंड्स को देखा, उसने फ्रेंड्स दौड़ता हुआ जा रहा था स्कूल के लिए, लेट था, तो उसने ताना मारा, मतलब मजाक की। कॉल्ड आफ्टर मी, वो पीछे से चिल्लाया, पुकारा, आवाज दी मुझे। उसने क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो सो फास्ट बब। ये बब जो वर्ड है ना, अपन कहते हैं ना, अरे ओ छोरे, अरे छोरे इतना तेज क्यों दौड़ रहा है? तो बब का मतलब बॉय है, यहां बॉय को ही कहते हैं, पर थोड़ा सा लहजा अलग हो जाता है कि अरे लड़के इतना तेज क्यों दौड़ रहा है, इतना तेज मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम, खूब सारा समय, मतलब ये एक तरह का व्यंग्य सा किया उसने, ताना मारा कि भाई अभी तो खूब सब समय पड़ा है, उसे पता था ना ये लेट है। तो कई बार हम लेट होते हैं तो टीचर वगैरह कह देते हैं ना, नहीं थोड़ा और टाइम से आ जाते, अभी तो टाइम पड़ा था। तो खूब सारा समय पड़ा है, उसने कहा प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपनी गेट टू मतलब पहुंच जाओगे स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। आई थॉट, फ्रेंड्स को पता चल गया, फ्रेंड्स इतना कम अकल तो है नहीं, वो इतना मूर्ख तो है नहीं कि समझे नहीं बात को। जब कोई हमारे ऊपर ताना मारता है, तंज कसता है, कटाक्ष करता है, कटाक्ष करता है तो हम समझ जाते हैं। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि मेकिंग फन ऑफ मी, मजाक उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था। मैं समझ गया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल, लिटिल एम हेमल्स, और मैं पहुंचा, दौड़ता दौड़ता पहुंचा एम हेमल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मैं लिटिल गार्डन, वहां पर स्कूल में लिटिल गार्डन था एम हेमल का, छोटी स्कूल है ये, प्राइमरी स्कूल है, मतलब छोटी क्लासें लगती है यहाँ पर, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, और एक आधा ही टीचर है। आप उस हिसाब से इसको इमेजिन करिएगा, अपनी बड़ी स्कूलों से इमेजिन मत करिएगा, छोटा बच्चा है ये, ज्यादा बड़ा बच्चा भी नहीं है। तो मैं पहुंच गया एम हेमल लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ यानी सांस हाँफते हुए, सांस हाँफते हुए, गैस्पिंग हो रही थी मुझे, सांस जो है वो गले में आ गई थी, क्योंकि तेज बेचारा दौड़ता हुआ आ रहा था, डर था, लेट भी था, सारे मामले थे। ऐसा होता है, आप दौड़ते हुए आते हो। तो मैं स्कूल पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन में पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया। अब जब स्कूल पहुंचा तो वहां किस प्रकार का माहौल था और कैसे था, देखो। यूजुअली यानी सामान्यतया, सामान्यतया मतलब आमतौर पे क्या होता है, आज भी यही बात है, देखो कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं। जब सामान्यतया स्कूल, व्हेन स्कूल बिगेन यानी शुरू होता था, सामान्यतया जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्ल, बस्ल बोलेंगे, इसमें टी साइलेंट है। बस्ल का मतलब हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला या शोर शराबा, शोर शराबा। खूब स्कूल जब शुरू होता था, स्कूल का टाइम जब शुरू होता था तो खूब सारा शोर शराबा होता था। ग्रेट बस्ल, याद रखें क्या क्या चीजें होती थी, ठीक है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना शोर शराबा होता था, कुड बी हर्ड जिसे सुना जा सकता था बाहर गली में भी, स्ट्रीट में भी, गली में भी सुनाई दे सकता था। स्कूल जहां होती है जिस गली में, तो आसपास गली में खूब शोर सुनाई देता ही है। अब किस प्रकार के शोर आते थे? दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बंद करने और खोलने, क्या? डेस्क की, डेस्क में ड्रॉवर लगे होते हैं ना, फर्नीचर में आगे ड्रॉवर लगे होते हैं, तो बच्चे उनको खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। कोई बैग धर रहा है अंदर, कोई कॉपी धर रहा है, कोई कुछ धर रहा है। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं जो पढ़ने में ठीक होते हैं या जिनको पढ़ने की इच्छा होती है, वो क्या करते हैं, और या याद नहीं होते या दोहराते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, यूनिजन का मतलब एक साथ, बच्चे बैठे हैं अंदर, भाई गुरुजी पूछेंगे, सर आएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो बार बार उसको प्रश्नों को दोहराते रहते हैं, जोर जोर से बोल बोल के, ठीक है। यूनिजन, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन। वेरी लाउड,
विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जो है वो हैंड्स कानों पे रखे हुए ताकि दूसरों की आवाज कम सुनाई दे, क्योंकि सारे ही जोर जोर से पढ़ रहे हैं और समझ सके अच्छे से, टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और इसी बीच ये सब चीजें चल रही होती है तो सर आते हैं और उनके हाथ में डंडा, और डंडा जो है वो रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग यानी थपथपाते हुए, मतलब टेबल पर थपथपाते हुए डंडा जोर जोर से, रैपिंग ऑन द टेबल, ये सब चीजें चल रही होती थी। अब इसने क्या सोचा, इसने सोचा लेट है, ये चीजें चल रही होगी, बच्चे अंदर आ रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, कोई डेस्क इधर उधर खिसका रहा होगा, इस तरह की आवाजें, कुछ लेशन पढ़ रहे होंगे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन जब ये कहता है कि जब मैं पहुंचा तो नाउ इट वॉज सो स्टिल, स्टिल का मतलब शांत, स्थिर, स्थिर था सब कुछ। इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ जो था वो ऑल सो स्टिल, सब कुछ शांत था, सब कुछ स्थिर था, कोई आवाजें नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन, निर्भर था, मैं तो निर्भर रहा था, मैं तो ये सोच रहा था, काउंटेड ऑन यानी निर्भर था। मेरे तो जो है वो अरमान ये थे कि भाई जो कमोशन हो रहा होगा, कमोशन का मतलब हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी, शोरगुल, कि जो कमोशन हो रहा होगा, हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं मेरी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा उस हल्ले गुल्ले में, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे, कि भाई शोर शराबा हो रहा होगा, हल्ला गुल्ला हो रहा होगा और मैं किसी को दिखूंगा नहीं, बिना दिखे मैं अंदर पहुंच जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं लेट आया हूं। बट ऑफ कोर्स दैट डे, लेकिन ऑफ कोर्स निसंदेह, बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। याद रखें, उस दिन सब कुछ स्कूल के अंदर इतना शांत था जैसे कि क्या हो, एज क्वाइट एज, उतना ही शांत था, क्वाइट का मतलब शांत। दैट डे एवरीथिंग, उस दिन इतना शांत था जैसे कि मानो क्या हो, संडे मॉर्निंग हो, यानी रविवार की सुबह हो। जैसे संडे को क्या होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल ऑफ होता है, तो उस दिन स्कूल में शांति होती है। तो ठीक वैसी ही शांति, जिस प्रकार संडे मॉर्निंग को शांति होती है, वैसी ही शांति उस दिन थी। तो मैंने सोचा यार मरवा दिया, क्या करें, अब तो सबको पता चलेगा, क्लास में बिल्कुल आवाज है ही नहीं, इसका मतलब अंदर सर जो है वो बैठे हैं। थ्रू द विंडो, विंडो आप जानते हैं खिड़की के माध्यम से, थ्रू का मतलब माध्यम से। आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स जो थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब जो है वो अपने स्थानों पर पहुंच गए थे, अपनी अपनी जगह पर। जो क्लासमेट्स थे वो अपने अपने टेबलों पर, मतलब डेस्क पर बैठे थे। और क्या, और अंदर थे, क्लास के अंदर कौन, एम हेमल जो है वो क्लास के अंदर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, क्लास के अंदर वॉकिंग अप एंड डाउन, क्लास के अंदर वो आगे और पीछे घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और टेरिबल भयानक, आयरन रूलर लोहे का डंडा, लोहे का डंडा, अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में, अपनी भुजा में जो है वो लोहे का डंडा दबाए हुए थे और इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। तो बड़ी हालात खराब थी कि क्या करें, सर अंदर बैठे हैं, सारे सेट है मामला, अपन लेट हैं। तो वो कहता है कि यू कैन इमेजिन, कि आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, ऐसी स्थिति में मुझे अंदर जाना पड़ा। हाउ आई ब्लस्ट, मेरा मुंह जो है वो ब्लस्ट यानी शर्म से लाल हो गया, लज्जा से लाल हो गया, शर्म से लाल हो गया। हाउ फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी भयभीत, आप कल्पना करिए कि मैं कितना भयभीत था। आई वॉज
और हाउ आई ब्लस्ट, और कैसे मैं शर्म से लाल हो गया और कैसे मैं भयभीत था कि पता नहीं क्या कहेंगे, और अपने आप पर बहुत ही शर्म भी आ रही थी।